सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए जनजातीय आंदोलनों को लेकर। आज की इस क्लास में हम उन सभी जनजातीय आंदोलन को लेकर बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग सारे के सारे जनजातीय आंदोलन है इसमें। सबसे पहले थ्योरी को पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। यानी आपको कंप्लीटली पहले थ्योरी को पढ़ते हुए जाना है, उसके बाद एमसीक्यू पर जाना है, ताकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जो आपने चीजों को पढ़ा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और उसके बाद आप में एक एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, हम एग्जाम में भी सही कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, लेकिन गौर से सारी चीजों को सुनना होगा। मैंने डिटेल में सारे के सारे आंदोलनों को इसमें शामिल किया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। आज हम सन्यासी विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, भील विद्रोह, फैराजी विद्रोह, है ना, इन सभी, मुंडा है, खासी है, कूका है, खोंड है, संथाल है और कोल है, इन सारे के सारे विद्रोहों को लेकर बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन के तरीके समझिएगा। यहां से जो क्वेश्चन के तरीके बनते हैं, सबसे पहली चीज, विद्रोह हुए क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किए, जमींदारों ने हस्तक्षेप किए जनजातियों के बीच, उनकी रहन सहन के बीच, उनके स्वतंत्रता के बीच, है ना, उनके खेतियों के बीच, उनकी जमीनों के बीच, उसको लेकर जनजातीय आंदोलन देखने को मिले। सभी आंदोलनों में एक चीज कॉमन रहेगी कि उन्होंने उन पर टैक्स लगा दिया, उनकी भूमियों को छीन लिया, जमींदारों को दे दिया, उनके पेड़ों को काट लिया। इस तरीके के हर एक में आपको कॉमन चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर कोई चीज याद करने की है तो वो है कि इनका नेतृत्व किस नेता ने किया था, और इनका ईयर कौन सा था, और इनका क्षेत्र कौन सा था। 3 क्वेश्चन, 3 चीजें आपसे एग्जाम में बनेंगी, अभी कह रहा हूं। इसके अलावा कोई शायद पॉइंट एग्जाम में ना बने। स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए। सबसे पहले मैं बात करूं आखिरकार हुए क्यों जनजातीय आंदोलन, तो आपके जनजातीय आंदोलन जो है ना, अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी जो है जंगलों में प्राकृतिक रूप से संसाधनों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, खुले थे, कुछ भी करें, आजाद थे। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति को देखते हुए जंगलों से प्राकृतिक उत्पाद निकालने के लिए जनजातियों पर कुछ अत्याचार करने स्टार्ट किए, जिसके कारण हमें जनजातीय आंदोलन देखने को मिले। ठीक है ना, वही सब अंग्रेजों ने इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति को समर्थन देने के लिए, जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से प्रेरित होकर कुछ शेषकारी नीतियां अपनाई, जिससे उन जनजातियों को बहुत ज्यादा कष्ट देखना पड़ा, जिसके कारण हमें जनजातीय आंदोलन देखने को मिले। क्लियर है? प्रारंभ में आदिवासी समूह बिना किसी प्रतिबंध के कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और वन उत्पादों का प्रयोग करने जैसी गतिविधियां करते थे। लेकिन जैसे आदिवासी अपनी कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों के विस्तार के कारण उनके इन कानूनों को खत्म कर दिया गया, उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, उनकी जमीनों को छीन लिया गया, उनके पेड़ों को काट दिया गया और उन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके कारण हमें जनजातीय आंदोलन देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस वजह से आदिवासी जिनके पास पहले अपनी जमीन थी, उनकी अपनी जमीन पर भूमिहीन और बंधुआ मजदूरी की स्थिति आ गई। मतलब उन्हीं की जमीन पर या तो छीन ली या फिर उन्हीं की जमीन पर उनसे बंधुआ मजदूरी कराई गई। इसके अलावा साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और वन उत्पादों के उपयोग पर कई सीमाएं रखी गई, मतलब प्रतिबंध लगा दिए गए, और खेती को स्थानांतरित करने जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे आदिवासी प्रति व्यक्ति आय में और गिरावट आई। जैसे कुछ जनजातियां जो हैं वो स्थानांतरित खेती करती हैं, जैसे यहां पर खेती की भूमि अनुपजाऊ हो गई तो कहीं और जाकर खेती की, क्योंकि वो मानते थे सारी भूमि हमारी है, ये प्रकृति हमारी है, हम इसकी रक्षा भी करेंगे और इससे अपना खाना पीना भी चलाएंगे। उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, भैया ये पर्टिकुलर क्षेत्र में खेती करोगे, अनुपजाऊ हुई तो अपना आप देखना, है ना, जो भी होगा तुम्हारा होगा, हम इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यहां तक ही सीमित है। तो उनके क्षेत्र क्षेत्र सीमित कर दिए गए, जिसके कारण हमें ये सारे के सारे आंदोलन देखने को मिले। आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। दीकू, दीकू यानी बाहरी लोग जो उनकी जमीनों को छीनते हो, जिसका अर्थ तात्पर्य था उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करते हो, जैसे महाजन, ठेकेदार, जमींदार आदि, अधिकारी आदि। तो आपसे पूछेगा दीकू कौन हुआ करते थे जनजातियों में? दीकू हुआ करते बाहरी लोग जो उनको परेशान करते थे, दीकू कहलाते थे। इसके अलावा आदिवासियों की शादियां पुरानी धार्मिक प्रथाओं से कम ईसाई मिशनरियों के ईसाई धर्म के प्रसार के कारण उनकी नाराजगी उत्पन्न हुई। यानी ईसाई धर्म ने भी उसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, जिसके कारण उन्हें नाराजगी होनी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, उनके जीने के तरीके में हस्तक्षेप के बाद भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विविध जनजातीय समुदायों ने ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किए, जिन्हें जनजातीय आंदोलन के रूप में जाना गया, है ना, जिन्हें जनजातीय आंदोलन के रूप में जाना गया। इनका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया। जैसे सबसे पहला विद्रोह आता सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो था ये हुआ कहां पर था? ये हुआ था बंगाल और
बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था सन्यासी विद्रोह, जिसका वर्णन आनंद मठ में देखने को मिलता है। आनंद मठ है ना, आनंद मठ में इसका वर्णन देखने को मिलता है। इसमें क्या हुआ था, बंगाल और बिहार में हुआ था। ईयर था 1763 से लेकर 1800 का ईयर था। विद्रोहकारी कौन थे, सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी जो थे उन्होंने विद्रोह किया था, है ना, सन्यासी विद्रोह। आंदोलन का कारण था हिंदू नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा देना। यानी जो सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे उनकी तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण ही आंदोलन पनपा। क्लियर है। ईयर था 1763 से लेकर 1800 तक का और क्षेत्र था बंगाल और बिहार वाला। ठीक है। परिणाम क्या हुआ, विद्रोह को दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, है ना। और 18वीं सदी के अंत में यानी 1800 के करीब में के अंतिम वर्षों में 1763 से लेकर 1800 में अंग्रेज शासन के दौर के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासी के उग्र आंदोलन किए थे, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे सन्यासी विद्रोह किस लिए हुआ था। तो आपने सन्यासी विद्रोह जो है वो जो शंकराचार्य के अनुयायी थे उनके तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध के कारण सन्यासी विद्रोह स्टार्ट हुआ। ठीक है। इसके अलावा कहां पर हुआ, बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में हुआ वर्तमान के। ठीक है ना। इसका वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ, इसमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था, यह मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इन सन्यासियों ने अधिकतर आदिवासी किसके अनुयायी थे, आदि शंकराचार्य के अनुयायी थे। सन्यासी विद्रोह को खत्म करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कई कठोर कदम उठाए और अंग्रेजों के द्वारा 1820 में इस सन्यासी विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है इसका दमन किसके द्वारा किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसका दमन किया गया था सन्यासी विद्रोह का। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसका दमन किया गया था सन्यासी विद्रोह का। तो आप ये भी याद रखेंगे, ये था सन्यासी विद्रोह। क्लियर है। अब आते हैं पहाड़िया विद्रोह, है ना। पहाड़िया विद्रोह क्या था, वास्तव में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आजादी के आंदोलन में तिलका मांझी को आदिवासी विद्रोह का दर्जा प्राप्त है ना। इन्होंने ही नेतृत्व आगे चल के किया था, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व वसूली और जमीन पर कब्जे के खिलाफ पहाड़िया आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो पहाड़िया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये थे तिलका मांझी। कौन थे, तिलका मांझी थे, जिनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। क्यों किया गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था यहां पर राजस्व वसूली बहुत बड़े लेवल पर की जा रही थी, जिसके कारण इस आंदोलन का स्टार्ट हुआ और इसका नेतृत्व जो है तिलका मांझी ने किया। इसके अलावा तिलका मांझी ने 1780 से 85 के मध्य ब्रिटिश हुकूमत पर बहुत ज्यादा प्रहार किए। यानी यह आंदोलन लगभग हमारे पास आप कह सकते हैं 1780 से लेकर 85 के बीच चला, है ना। ये मतलब एक्टिव रहा 1780 से लेकर 85 के बीच बहुत बढ़िया तरीके से। इसके लिए आदिवासियों और अन्य लोगों को एकजुट करना शुरू किया। साल के पेड़ के छाल में गांठ बांधकर गांव-गांव आदिवासियों को एकजुट होने का निमंत्रण भेजा गया कि आओ भाई इस आंदोलन में शामिल हो, वरना तो ये राजस्व वसूली करके तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस को 1784 में तीर व धनुष के द्वारा मार दिया, जिसके कारण तिलका मांझी को पीपल के वृक्ष पर फांसी देकर मार दिया गया था। यह भी आप याद रखेंगे। तो इनको बरगद के पेड़ पर फांसी देकर मार दिया गया था, क्योंकि इन्होंने हत्या कर दी थी 1784 में किसकी, कलेक्टर अगस्टस की। ठीक है। चलिएगा, तो ये था हमारे पास कौन सा, ये था हमारे पास पहाड़िया विद्रोह। याद रखेंगे 80 से लेकर 85 के बीच तिलका मांझी के द्वारा। क्यों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूली ज्यादा हो रही थी इसके कारण। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट। उसके बाद आता चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह को लेकर मैं बात करूं, 1769 से लेकर 1805 के बीच ये चला। अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमिजों को चुआर या चोहा कहते थे, इसलिए इन पक्षियों विद्रोह भी कहा गया। चुआर जंगल को साफ कर खेती करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे और जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे। ठीक है। यह विद्रोह मुख्यतः बंगाल के बाकुंडा क्षेत्र में हुआ था। तो इसका संबंध किससे है, बंगाल वाले क्षेत्र से है। ईयर कौन सा है, 1769 से लेकर 1805 का ईयर है। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। इसमें से अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहां पाइक यानी सिपाही का काम करते थे। वेतन के बदले उन्हें जमीन दी जाती थी जो पाइकान जमीन कहलाती थी। होता क्या था, ये जमीन देते थे, है ना, और अपने पास सैनिक रखते थे। और सैनिक कौन होते थे, यही होते थे हमारे पास ये वाले, जो हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, जो हमारे पास पाइक जो हुए ना, पाइक जैसे स्पाइक होते हैं, है ना, सिपाही।
उसी तरीके से पाइक इनके यहाँ अंग्रेजों का काम करने वाले चुआर जो थे ना, उन्हें पाइक बोला जाता था। उनको जो जमीनें दी जाती उनको पाइकन जमीनें बोला जाता था। हुआ क्या, आगे चलकर अंग्रेजों ने इन पाइकन को हटा दिया, इनका रोजगार चला गया, है ना। बड़े बड़े जमींदारों के लोगों को अपने यहाँ सैनिक रखना स्टार्ट कर दिया और उनको जमीनें देनी स्टार्ट कर दी। इससे हुआ क्या, इनकी पाइकन जो थे, चुआर जो थे, इनकी जमीनें चली गई, इनकी नौकरियां चली गई, जिसके कारण ये आंदोलन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये क्या कहलाते थे, पाइक कहलाते थे जो सिपाही थे, और उनकी जमीनों को कहा जाता था पाइकन जमीनें। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेज शासकों ने कब्जा जमाते हुए चुआरों की पुश्तैनी जमीनें छीन छीन कर नए जमींदारों के हाथों में बेचना और जमींदारों के साथ मिलकर नई प्रजा बसाना शुरू किया। साथ ही पाइकों को हटाकर बाहर से लाकर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करनी स्टार्ट कर दी, जो मतलब सिपाही हुआ करते थे उनकी नियुक्ति स्टार्ट कर दी। इससे हजारों पाइक जमीन, घर द्वार, जीविका का साधन सब कुछ खोकर बैठ गई, जिसके कारण ये आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ। इन पाइकों यानी सिपाहियों और किसानों की सम्मिलित शक्ति ने विद्रोह की वह आग लगा दी जिसे बुझाना अंग्रेजों के लिए बड़ा कठिन हो गया। चुआर विद्रोह का मुख्य नेता दुर्जन सिंह और करण, और हमारे पास करणगढ़ थे, है ना, ये इसके नेता थे। तो नेता याद रखेंगे और ईयर याद रखेंगे और क्षेत्र याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, है ना। तो आपसे पूछ सकता है अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ भगाओ विदेशी राज, ये किसका नारा था? चुआर विद्रोह का नारा था। किसका था? चुआर विद्रोह का नारा था। लेक गुंडियार, कैप्टन फोर्ब्स एवं मेजर क्रायड को इस विद्रोह का दमन हेतु भेजा गया था, है ना, और इन्होंने इसका दमन भी कर लिया था। लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया कि हम तुम्हें कुछ सुविधाएं देंगे, इसको बंद करो, हम परेशान हो चुके हैं। क्लियर है। 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद ये आंदोलन जो है थोड़ा शांत हो गया था। ये आप याद रखेंगे। किसके बाद? जंगल महल एक जिला बना 1805 में, उसके बाद ये आंदोलन जो है धीमा पड़ गया, शांत पड़ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो है इसका समय था 1813। ठीक है ना। संस्थापक थे टीपू और उद्देश्य था जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह, है ना। जमींदारों ने अत्याचार किए थे, कर वसूली करना, है ना, ज्यादा टैक्स लेना, ये सभी, है ना। तो नेतृत्व किसने किया था? टीपू ने किया था। 1813 का विद्रोह है और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्यतः बंगाल में हुआ। ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हुए। उसके बाद टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया था, ये तो मैंने आपको बता दिया। पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत टीपू ने की थी, ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना, 1813 में की थी। पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह संप्रदाय उत्तरी बंगाल के करमशाह द्वारा चलाया गया और ये करमशाह के बेटे ही रहे थे। कौन? टीपू, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे चल के बढ़ाया। मुख्य नेता के रूप में टीपू आए। ठीक है ना। 1825 में करमशाह के उत्तराधिकारी पुत्र टीपू ने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया, है ना। इसके अलावा यह विद्रोह इस क्षेत्र में 1840 ईस्वी से लेकर 1850 जारी रहा। 1813 में तो जारी कर दिया गया था, किसके द्वारा? ये थे हमारे पास करमशाह के द्वारा, लेकिन 1840 से लेकर 1850 के बीच में तक ये बढ़िया तरीके से जारी रहा, बेहतरीन तरीके से, टीपू के द्वारा, इनके बेटे टीपू के द्वारा। ठीक है। जमींदार एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ करमशाह के पुत्र टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के लोगों के साथ मिलकर 1813 में इस विद्रोह को किया। ये विद्रोह हुआ कंप्लीट, है ना। उसके बाद आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह को लेकर बात करें, 1818 का भील विद्रोह जनजाति द्वारा उठाया गया पहला ब्रिटिश प्रतिरोध आंदोलन था, है ना। पहला ब्रिटिश प्रतिरोधी आंदोलन था, ब्रिटिशों के खिलाफ पहला आंदोलन माना जाता है भील विद्रोह को। ये कहां का है? झारखंड का है। भील जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? अधिकतर झारखंड वाले क्षेत्र में रहती है। जनजाति का शांतिपूर्ण जीवन का एक लंबा इतिहास रहा, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए गए परिवर्तनों और सामंती दिया व्यवस्था में उन्हें सरकार के खिलाफ उग्र बना दिया, उनकी नीतियों के खिलाफ उग्र बना दिया। वर्ष 1818 में सभी भील आदिवासी राज्यों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन से हाथ मिलाया। अब क्या किया? ब्रिटिश प्रशासन के हाथ मिला लिया, ब्रिटिश प्रशासन ने इनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। कैसे किया? अब अंग्रेज असली मालिक बन गए, क्योंकि अब उन्हें राज्य के बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप और नीति निर्माण का अधिकार प्राप्त हो गया, क्योंकि इन सभी ने 1818 में एक समझौता कर लिया था अंग्रेजों के साथ, हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसके कारण अंग्रेज स्वतंत्र हो गए इनकी जमीनों को कुछ भी करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? इसके अलावा भीलों को जंगल में प्रचुर मात्रा में उत्पादित विभिन्न उत्पादों पर उनका जो नियंत्रण था वो भी खत्म कर दिया। ठीक है ना। इससे जनजाति की अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें विभिन्न बुनियादी सुविधाएं से वंचित किया जा रहा था।
ब्रिटिश सरकार ने असंतोष दबाने के लिए, विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी, है ना, सेना भेजी भीलों के यहां। घने जंगल होने के कारण ये भीलों के बिल्कुल क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण इन्हें समझौता करना पड़ा। ठीक है, तो आप याद रखें, घने जंगलों में लगातार बढ़ती कठिनाइयों के कारण विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने के लिए सेना जंगल की गहराई में नहीं जा सकी। अंत में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि कर्नल वॉल्टर ने एक समझौता किया, शांतिपूर्ण समझौता किया। मूल निवासियों को उनके विभिन्न करों और उनके वन अधिकारों की रियायतें दी, वापस नहीं किया, रियायतें दी, कुछ छूट दे दी। ठीक है ना, भले ही अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने का कहा होगा, हमने दबा दिया, लेकिन वो दबा नहीं पाए थे, भीलों ने इन्हें दबाने नहीं दिया था, तभी इन्होंने शांतिपूर्ण समझौता किया था। यही लिखा हुआ है। भाई भले ही अंग्रेजों को दबाने का दावा कर सकते हैं, फिर भी भीलों के निवास वाले क्षेत्र में वे कभी भी स्थायी शांति स्थापित नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, उसके बाद आता फैराजी विद्रोह। फैराजी विद्रोह को लेकर बात करें, 1820 का फैराजी विद्रोह है, दादू मीर के द्वारा स्टार्ट किया गया। फैराजी लोग कौन हुआ करते थे? फैराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे फैराजी, है ना। कौन थे? शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल में हुआ और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे दादू मीर। और ईयर कौन सा था? ईयर था 1820। कब का ईयर था? 1820 का ईयर था। फैराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे। मोहम्मद मोहसिन, है ना, दादू मीर ने जमींदारों की जबरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया और अंग्रेजों एवं जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट किया। किसने? दादू मीर ने। और दादू मीर का नाम ही था मोहम्मद मोहसिन, तो यही भी नाम पूछा जा सकता है। दादू मीर ने नारा दिया, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। कौन है? खुदा समस्त भूमि का मालिक है, अंग्रेज नहीं है। यह विद्रोह 1838 से लेकर 1857 तक चला। अच्छा, ये जो ईयर होता है, ये वो ईयर होता है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहा आंदोलन। ठीक है, कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक भावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए, है ना। भावी आंदोलन में आगे चलकर इसके अधिकतर जो लोग थे भावी आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है ना। उसके बाद आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का जो ईयर है वो है 1831 से लेकर 1832 वाला। कोल भारत में छोटा नागपुर या फिर झारखंड के निवासी हुआ करते हैं। कोल, तो ये कहां पर हुआ होगा? छोटा नागपुर पठार अथवा झारखंड में। अंग्रेजों के आगमन से पहले वे पारंपरिक प्रमुखों के अधीन पूर्ण स्वायत्तता और आनंद लेते थे, लेकिन अंग्रेजों की सत्ता आने के बाद यह उलट पुलट गया। इस कारण यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गैर आदिवासी साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों को अवधारणा भी पेश की, यानी उनको इनकी भूमियों में लाना स्टार्ट किया, जमींदारों को, साहूकारों को इनकी भूमियों पर। इस वजह से कोल अपनी पारंपरिक जमीन बाहरी लोगों या साहूकारों के हाथों में बेचने या फिर ब्याज देने के रूप में देने को मजबूर हो गए और उन्हें बड़ी मात्रा में कर चुकाना पड़ा, है ना। जमीनें बेच दी तो कर चुकाना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश न्यायिक नीतियों ने उनके संकट को और बढ़ा दिया। ठीक है ना। इन सब के चलते कोलों ने 1831-32 में ब्रिटिश सरकार और बाहरी लोगों के खिलाफ यह विद्रोह स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया आप समझ पाए होंगे। 1831-32 में छोटा नागपुर पठार झारखंड में रीजन था क्योंकि साहूकार जमींदारों ने इनकी जमीनों को हड़प लिया और इन्हें अपनी ही जमीनों पर नौकर बनाकर छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता था बुद्ध भगत। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा इन्होंने कई गैर आदिवासियों को मार डाला और उनके घरों को भी जला दिया। इनका सशस्त्र विद्रोह 2 साल तक चला, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से जो है दबा दिया, है ना, बेरहमी से दबा दिया। तो बुद्ध भगत थे, छोटा नागपुर पठार झारखंड, 1831-32 का समय। नेक्स्ट, खासी विद्रोह। खासी कहां की जनजाति है? तो खासी मेघालय में रहती है, गारो खासी जनती है, तो वहीं पर ये विद्रोह हुआ होगा, मेघालय असम वाले क्षेत्र में, है ना। तो पहले असम हुआ करता था, बाद में मेघालय असम अलग अलग हुए। तो खासी विद्रोह 1830-33 के बीच उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर हुआ और कहां पर हुआ? असम में देखने को मिला, वर्तमान का असम। इस विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिशों द्वारा वहां की स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण पर लगा दिया गया मजदूर की तरह, जिसके कारण यह आंदोलन अपने पीक पर पहुंचा क्योंकि सड़क मजदूर बना दिया गया उन्हें। ठीक है ना। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो तीरथ सिंह ने किया और अंततः 1833 में ब्रिटिश सेना द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया और इस विद्रोह की शुरुआत सन 1830 से लेकर 33 तक हुई थी। उसके बाद आता कूका विद्रोह। कूका कहां का है? कूका हमारे पास एक जनजाति है जो कि निवास करती है कहां पर?
पंजाब वाले क्षेत्र में, तो उनके द्वारा ही कूका आंदोलन चलाया गया। तो कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब के एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई, लेकिन धीरे धीरे यह विद्रोह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। यह विद्रोह भी अंग्रेजों के विरुद्ध ही था। कूका पंजाब वाले क्षेत्र में सिखों ने नामधारी संप्रदाय के लोगों को कूका कहलाते थे, है ना। नामधारी संप्रदाय के लोग क्या कहलाते थे? कूका। और इन्हीं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था आंदोलन का। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल, इनको सियान साहब भी कहा जाता है, एवं उनके शिष्य बालक सिंह और राम सिंह के द्वारा पश्चिमी पंजाब में किया गया। तो कौन कौन इससे रिलेट करते हैं? तो भगत जवाहरमल, इसके अलावा जिनको सियान साहब भी कहा जाता है, इसके जो शिष्य थे बालक सिंह और राम सिंह, इसके कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह। ठीक है। कूका लोगों ने पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांटकर अपनी समानांतर सरकार, स्वतंत्र सरकार बना दी अंग्रेजों से हटके। क्लियर है। नेक्स्ट, अधूरी तैयारी में यह विद्रोह भड़क उठा और इसी कारण यह दबा दिया गया। इनके जो बड़े नेता थे, है ना, 1882 में आंदोलन के एक प्रमुख नेता राम सिंह जो थे, उनको लिया और उनको रंगून भेज दिया गया, जिसके कारण कोई नेता नहीं रहा और यह आंदोलन एकदम से बंद हो गया। ठीक है। तो इनको रंगून भेज दिया गया, बिना नेता के आंदोलन जो है बंद हो गया। बिना नेता के आंदोलन क्या हो गया? बंद हो गया। उसके बाद आता खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह को लेकर बात करें, 1837 से लेकर 56 के बीच चला। और खोंड जो है ये उड़ीसा का विद्रोह है। कहां का? उड़ीसा का विद्रोह है। ठीक है ना। बिसोई खोंड के लोगों ने इसका नेता था बिसोई खोंड। ठीक है। इसके अलावा उनके विद्रोह का मुख्य कारण मरिया यानी बलिदान की प्रथा को दबाना अंग्रेजों का प्रयास था, और बदले में जमींदारों और साहूकारों की आमद के साथ नए कर लागू कर दिए गए। तो मुख्य कारण क्या था कि मरिया जो वो बलिदान देते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और साहूकारों और जमींदारों को भूमि पर उतार दिया, जिसके कारण वो वहीं पर बंधुआ मजदूर हो गए और कर ज्यादा देना पड़ा, जिसके कारण ये आंदोलन चला। उसके बाद आता संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को लेकर बात करें 1855 से 56 के बीच। संथाल विद्रोह संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार प्रणाली दोनों के खिलाफ वर्तमान के झारखंड में, ये झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में स्टार्ट किया गया था संथाल विद्रोह। क्लियर है। विद्रोह का नेता 4 सहोदर भाइयों ने किया। कौन 4 भाई थे? सिद्धू, कानू, चंद और भैरव, है ना। तो आप याद रखेंगे, सिद्धू, कानू, चंद और भैरव ने इसका नेतृत्व किया था। ये हमारे पास झारखंड और बिहार का पार्ट था। ठीक है ना। कौन सा था? संथाल विद्रोह था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। संथालों ने मुख्य रूप से राजमहल और भागलपुर के बीच के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसे दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ भी विद्रोह किया, जिसे उन्होंने दीकू कहा। इनका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी या फिर ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से सफाया करना संथालों का काम था। क्लियर है। संथाल विद्रोह को लेकर और बात करें, पुलिस कर्मियों, जमींदारों, राजस्व और अदालत के अधिकारियों द्वारा संथाल लोगों पर किए गए शोषण ने उनके आक्रोश को बढ़ा दिया, जिसके कारण आंदोलन स्टार्ट हुआ था। साहूकारों ने संथालों से 50% से लेकर 500% तक के अत्यधिक ब्याज दर वसूलने की। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने भी गरीब संथालों के साथ न्याय करने की बजाय उनका उत्पीड़न स्टार्ट कर दिया था। 1855 में 10,000 से अधिक संथालों को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन बाद में दबा दिया गया। लेकिन 1856 में उन्हें अंततः ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया और आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया गया था। ठीक है। आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया गया। नेक्स्ट आता मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो थे, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, जो कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा कहते थे कि मैं तुम्हारा मसीहा हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, भगवान ने मुझे शक्तियां दी हैं। और लोगों को उन्होंने इसी बात से एकजुट करना स्टार्ट कर दिया, और बड़ी मात्रा में लोग एकजुट होना स्टार्ट भी हुए। बहुत बड़ी मात्रा में एकजुट होना स्टार्ट हुए। उसके बाद जब इन्होंने कहा मैं भगवान का अवतार हूं, तो लोग देखने आते, मिलते, है ना, और बड़ी संख्या में जुड़े। और एक दिन उन्होंने घोषणा की कि आज हम अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह करेंगे, और आज इतना रक्तपात होगा कि अंग्रेजों को छोड़कर जाना पड़ेगा। वास्तव में बड़ी मात्रा में रक्तपात हुआ। इतना तगड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया कि खून ही खून हर जगह देखने को मिले इनके वाले क्षेत्र में अंग्रेजों के। बाद में इनको बिरसा मुंडा को पकड़ा, जेल में डाल दिया गया, और वहीं पर इनकी डेथ हो गई हैजा के कारण। हालांकि इनको हैजा के सिम्टम्स नहीं थे, इनको जहर देके मारा गया था बिरसा मुंडा को। मुंडा लोगों ने अंग्रेजों को बहुत जबरदस्त शिकस्त दी थी। यह विद्रोह 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1901 तक चला रहा। मुंडाओं विद्रोह का क्षेत्र था छोटा नागपुर पठार, झारखंड। इनका प्रमुख नेता बिरसा मुंडा था, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो किसको उलगुलान विद्रोह कहा जाता है? मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। मुंडाओं ने सामूहिक खेती का प्रचलन किया था। इस तरह की खेती को कुंड
खुंटकुटी कहा जाता था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, खुंटकुटी क्या होती थी? सामूहिक खेती होती थी खुंटकुटी, है ना, सामूहिक खेती, और किसके द्वारा की जाती थी? मुंडाओं के द्वारा, खुंटकुटी, है ना। इसके अलावा किसको अल गुलान विद्रोह कहते हैं? मुंडा विद्रोह को। मुंडाओं की जमीनों पर जमींदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिससे मुंडाओं में आक्रोश था। मुंडाओं द्वारा छटपुट विद्रोह किए जाते रहे थे, किंतु मुंडाओं को संगठित करने का काम बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का उदय एक चमत्कारन नेता के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा ने लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ईश्वर ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है, मुझ में ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, मैं तुम्हें इस शोषण और अन्याय से मुक्त कराऊंगा। धीरे धीरे लोगों ने यह विश्वास बढ़ता गया, किंतु वास्तव में बिरसा मुंडा में कोई चमत्कारी शक्तियां है और ये इन दिकुओं को भगा सकता है। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा से देखने के लिए एकत्रित होने स्टार्ट हो गए। 1899 में क्रिसमस के दिन बिरसा मुंडा ने अचानक उग्र रूप से धारण किया और अंग्रेजों को मार भगाने के लिए तथा जमीनों और महाजनों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए सभी मुंडाओं को एकत्रित करना लगा, और इसने आह्वान किया कि अब पूरी धरती पर मुंडाओं का शासन होगा। बिरसा मुंडा ने कहा था कि इन दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और इनके रक्त हमारी धरती पर लाल होगी, है ना। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा ने 5 जनवरी 1900 को विद्रोह की शुरुआत कर दी। चारों तरफ भयंकर रक्तपात होने के कारण शुरू में अंग्रेज महाजन और जमींदारों मारे गए, किंतु बाद में अंग्रेजी सत्ता ने इस विद्रोह को सामना किया। अंग्रेजों ने मुंडाओं के विद्रोह का दमन कर दिया। बिरसा मुंडा पकड़े गए और उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। कुछ समय के बाद जेल में ही हैजा से इनकी मृत्यु हो गई, हालांकि इन्हें जहर देके मारा गया था। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास सारे के सारे विद्रोह कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपने सारे के सारे विद्रोह को बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। इस वीडियो को एक और बार देख लेना मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है वीडियो है। अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? अगर वीडियो पर अभी लाइक नहीं किया तो लाइक दबा देना, ढा ढा ढा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिएगा, कोल विद्रोह बुद्धू भगत, बिल्कुल ठीक बात है। संथाल सिद्धू और कानू, बिल्कुल ठीक बात है। मुंडा बिरसा मुंडा, बिल्कुल ठीक बात है। पहाड़ी आंदोलन मुकुंद राय के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के इतिहास में इस संदर्भ में खुंटकुट्टी प्रणाली या फिर संयुक्त स्वामित्व निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन करता है? तो आप सभी को पता है, संथाल विद्रोह। सामूहिक हमारे पास खेती को कहा जाता था क्या? सॉरी, मुंडा विद्रोह, है ना, मुंडा विद्रोह। सामूहिक खेती को कहा जाता था हमारे पास क्या? खुंटकुटी विद्रोह, खुंटकुटी प्रणाली। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का, तो संथाल विद्रोह का जो नेता थे वो थे हमारे पास सिद्धू और कानू। कौन थे? सिद्धू और कानू थे। 1875 से लेकर 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सीधी सी बात है, कौन थे? बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट, भारत के इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ? तो संथाल विद्रोह का संबंध है झारखंड से। कहां से? झारखंड से संथाल विद्रोह संबंधित है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना जो है ये करम शाह के द्वारा की गई थी, फिर इनके बेटे टीपू ने इसको संभाला था। नेक्स्ट, कोल विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? कोल विद्रोह कहां पर हुआ था? झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह, झारखंड। आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा देखने को मिलती है? तो आप सभी को पता है, सन्यासी विद्रोह की चर्चा हमें आनंद मठ में देखने को मिलती है, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, जिसमें तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? पागलपंथी विद्रोह का नेता था टीपू, है ना, टीपू था। चलिएगा, करम शाह का पुत्र टीपू। कूका विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? पंजाब वाला क्षेत्र कूका विद्रोह का था, पंजाब वाला एरिया। ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए। 10 से 12 क्वेश्चन थे, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी करा दी। इस वीडियो को 2 बार सुनना पड़े, सुन लेना, मेरी बात मानना। अगर 2 नंबर चाहिए तो इसे अच्छे से कवर अप कर लेना। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा शाम को, और उससे अपना एक बार रिवीजन आप कर लेना, है ना। तो उम्मीद है आप सभी प्यारी से कमेंट करके जाएंगे, जो मैंने आपको समझाया सब कुछ दिमाग में है, बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन इसी तरीके के कंटेंट के साथ। मेरा टारगेट है कम से कम समय में आपको कंटेंट बने। ये वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे की होती अगर आप इसे लाइव देखते, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। मैंने आपको 20-25 मिनट में सारा का सारा कंटेंट दे दिया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते सीधा अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। सभी को जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।